यस, तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली, मैंने शायद लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग होती क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन तुमको दे दिया था कि मैंने डीबीएमएस में हमने उसको वेरियस पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आरडीबीएमएस, डीडीबीएमएस एंड एडीबीएमएस, बीएमएस, डीडीबीएमएस एंड एडीबीएमएस। क्या हो रहा है? and ADBMS, right? Next you will come up to ODBMS, right? अभी जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारी कंपनीज जो आजकल जो डिमांड में है हमारे डेटाबेस मॉडलिंग, वो हमारे डिमांड में है ODBMS, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। यहाँ पे देखो रिलेशनल में, अब RDBMS में तुम ओरेकल, एसक्यूएल ये सब लैंग्वेजेस पढ़ोगे, ये सारे के सारे टूल्स हैं रिलेशंस को यूज में लेके किस तरीके से डेटाबेस के कंटेंट को क्रिएट किया जा सकता है, किस तरीके से डेटाबेस के कंटेंट को मैनिपुलेट, मैनेज किया जा सकता है, राइट? डिस्ट्रीब्यूटेड में अलग अलग स्टोरेज लोकेशन पे किस तरीके से किया है, एडवांस में डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग के कंसेप्ट आ गए, राइट? नाउ वी गेट अम टू ऑब्जेक्ट डेटाबेस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने अपने डेटाबेस में फाइल्स, डेटा को स्टोर तो किया हुआ है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हमारा डेटा बेस टेबल्स या कॉलम्स के बेसिस पर एक अरेंजमेंट हो, प्रॉपर अरेंजमेंट हो, क्योंकि आरडीबीएमएस में तो हमने क्या बोला है, आरडीबीएमएस इज ऑल अबाउट टेबल्स, है ना। हमने बोला कि हमारा जो डेटा है वो टेबल्स में स्टोर किया जाए। एसक्यूएल और ओरेकल तुम पढ़ोगे, आदो ने पढ़ भी रखी होगी तो दे कैन कनेक्ट, राइट? यहाँ पे हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो टेबल्स में स्टोर कर रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। हमने उनको एक रिलेशन दे दिया है, एम्प्लॉय टेबल का नाम दे दिया है, एक रिलेशन प्रोवाइड कर दिया है, और उस एम्प्लॉय टेबल में वो भी एम्प्लॉयज जो जितने भी हैं हमारी कंपनी के, सबकी डिटेल्स हमने अपने रिलेशंस के बेसिस पे स्टोर कर लिया, राइट? तो हमको यहाँ पे होल एंड सोल क्या चाहिए, टेबल्स चाहिए फॉर आर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस। जो भी हमको रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस करने, उसके लिए मुझे टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? अब ये जो दूसरा कंसेप्ट है जो हमारे न्यूली ट्रेंड में है आजकल, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडलिंग। यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने जैसे सी को ओवरलैप करके सी प्लस प्लस जावा पर आ गए, क्योंकि ये लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, मच मोर प्रोपोगेटेड थी, मच मोर अच्छे से यूज में हम ले सकते थे, बहुत सारे की फीचर्स यहाँ पर आए। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट तुमने समझा, अब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट, इनकैप्सुलेशन, क्लास का कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा। सी प्लस प्लस एंड पाइथन में तुम जो देख रहे हो, पढ़ी होगी तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिकली हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज के कंपैरिजन में बेटर थी, राइट? तो हम इसी तरीके से हमारा जो आरडीबीएमएस है, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडलिंग। यहाँ पे हमको कोई प्रॉपर टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने डेटाबेस में किसी भी डेटा को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक प्राइमरी की, या कुछ भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम अपने डेटाबेस की वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग या फिर ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? अब हमको प्रॉपर रोज, प्रॉपर कॉलम्स का अरेंजमेंट नहीं चाहिए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, इनके रिलेशनशिप्स की जरूरत हमको इतनी नहीं है। हम सिंपली जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस, राइट? पाइथन में तो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, उसी तरीके से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अब ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी स्टोर्ड लोकेशन पे किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, राइट? आरडीबीएमएस के एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक एसक्यूएल, एक मेजर एसक्यूएल, ओरेकल आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सी और सी प्लस प्लस में जब तुम कंपैरिजन करते हो, एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, राइट? तो इनका मतलब ये नहीं है कि सी प्लस प्लस इज आउटस्टैंडिंग, राइट? सी हैज इट्स ओन पार्ट, सी इज मच मोर सिक्योर्ड, सी की कोडिंग हमारे लॉजिक बेस्ड होती है, राइट? तो हम ये नहीं बोल सकते कि सी को तो हम बिल्कुल भूल गए हैं एंड वी आर रेडी फॉर ओनली सी प्लस प्लस। गूगल अभी भी सी पे ही कोडेड है, गूगल जो वेबसाइट है वो अभी भी सी और सी पे ही कोडेड की गई है, उसी पे कोडेड वेबसाइट है वो, राइट?
ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि C++ एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग लैंग्वेज है, हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही यूज करनी है, हमको कभी सी पर आना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों के अलग अलग प्रोज हैं, कॉन्स हैं, अलग अलग एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस है, राइट। तो इसी तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि RDBMS का ओरेकल और SQL हमारे कोई कम काम के नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट योर रिक्वायरमेंट, योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से उसको डेटा स्टोर करना है, किस तरीके से उसको डेटा मैनिपुलेट करना है, राइट। एंड ODBMS की तुम लैंग्वेजेस तुमने सुनी होगी, मोंगो, ये ज्यादा कॉमन लैंग्वेजेस नहीं है बट स्टिल, एक सेकेंड, ये हैक कर रहा है क्या, नहीं, यस, तुमने सुनी होगी कॉटलिन लैंग्वेज है, ठीक है, कॉटलिन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इसकी, कॉटलिन हो गई आपकी, और कौन सी होती है, नोड जेएस, यस ऑब्वियसली, नोड जेएस इसकी बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है जो हाईली यूज में ली भी जाती है आजकल। जैसे जैसे तुम प्राइवेट सेक्टर में ग्रो करोगे वैसे वैसे तुम्हारे को एक्सपेक्ट करते हैं हर कंपनी वाले कि तुमको ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस आए, तो नोड जेएस इज वन ऑफ देम, राइट। रिएक्ट, जिसको नोड जेएस हमारी रिएक्ट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं जिसको, और आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है, मोंगो डीबी, मोंगो डीबी, राइट, उसका पूरा नाम, यस, मोंगो डीबी, यस। तो दीज आर द वेरियस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मुझे गूगल पे तुम सर्च कर लोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस लैंग्वेजेस, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी जिनको अलग अलग, जैसे C++, जावा, ये अलग अलग लैंग्वेजेस है ना आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंट, सी नहीं है सॉरी, C++, जावा और जावास्क्रिप्ट, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग डेटाबेस की ये सारी की सारी लैंग्वेज है, मोंगो डीबी, नोड जेएस, कॉटलिन, रिएक्ट, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, राइट, फाइन। तो ये क्यों, ये क्या करेंगी, बेसिकली आपके डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर किया गया है, आसान भाषा में अगर हम बोले तो हम उसको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड RDBMS में SQL, ओरेकल, पोस्टग्रेस, ये सब आपको मिल जाएंगी, ये सारी लैंग्वेजेस, ये सब रिलेशंस के बेसिस पे, बेसिकली टेबल्स के बेसिस पे डेटा को स्टोर करती हैं, और रिलेशंस टेबल्स के बेसिस पर ही डेटा को एक्सेस करती हैं। तो दिस इज योर मेजर डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ मॉडलिंग। तो डेटाबेस में जैसे तुम कंफ्यूज नहीं होते प्रोसीजरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इसी तरीके से RDBMS और ODBMS में कंफ्यूज मत होना, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, राइट। DDBMS इज अगेन टू सेपरेट थिंग्स, एंड दिस ऑल टाइप RDBMS हो चाहे DDBMS हो चाहे ADBMS हो चाहे ODBMS हो, these four comes under database management system. At last हम database को ही manage कर रहे हैं using different kinds, राइट। तो अगर हम इसको बोलें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या है हमारे पास, तो वी कैन सम अप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इज एन अप्रोच to modeling the application that is used at the beginning of software life cycle when using an object oriented approach to software development. Software life cycle is typically divided into stages, going from abstract description of the problem to designing, then to code and testing, and finally deployment. Modeling is done at the beginning of the process, right? यहाँ ये बेसिकली सॉफ्टवेयर, तुमने सुना होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। अब तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अब तुम्हारे जूनियर्स जो हैं सेकेंड ईयर में, उनके सिलेबस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिलेबस इस बार से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तुमने पास कर लिया है, थर्ड ईयर में आ चुके हो, सेकेंड ईयर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ चुका है, ठीक है, क्योंकि दैट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि किस तरीके से आपका कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है, राइट। उसके अलग अलग फेजेस कौन से होते हैं, जैसे एक ह्यूमन का फेज होता है ना, पहले वो किड, पहले 4 to 5 इयर्स का होता है, देन वो टीन एज में जाता है, देन वो अडल्ट में जाता है, देन ओल्ड एज में जाता है। तो ये क्या है, एक ह्यूमन का पूरा लाइफ साइकिल है कि किस तरीके से ह्यूमन अपना पूरा लाइफ साइकिल जीता है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर का भी एक लाइफ साइकिल होता है कि इनिशियली वो प्लानिंग फेज में होता है, उसके बाद प्लानिंग फेज के बाद वो डिप्लॉय, आपके कोडिंग फेज में आता है, ठीक है, कोडिंग फेज में आने के बाद हम सिंपल टेस्टिंग फेज में भेजते हैं, एंड देन हम उसको डिप्लॉयमेंट फेज में भेजते हैं। EDBMS, बेटा EDBMS तो कुछ था ही नहीं वैभव, आई एम टॉकिंग अबाउट DDBMS, RDBMS एंड ODBMS। कौन सा पूछना है आपको, मुझे बता देना,
राइट, ठीक है। तो जिस तरीके से सॉफ्टवेयर भी बनाया जाता है लाइफ साइकिल में पूरा, पहले उसका प्लानिंग करते हैं, फिर उसको कोड करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं और फिर उसको मेंटेन करते हैं। अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, राइट। तो हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत यूज में लिया जाता है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में बहुत यूज में लिया जाता है। क्या होता है ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लेंगे। क्या हो गया ये, इज एन अप्रोच ऑफ मॉडलिंग एन एप्लीकेशन। बेसिकली हम बोल रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट के थ्रू मॉडल कर सकते हैं, राइट हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को ऑब्जेक्ट के थ्रू मॉडल कर सकते हैं। अब बाय दिस टर्म मॉडलिंग, यानी कि मैं मॉडलिंग मतलब आप हम जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, मेरे एक घर में मुझे एक हायरार्की शो करनी है, ठीक है। हमको क्या शो करनी है, मुझे अपनी फैमिली की हायरार्की शो करनी है, राइट। तो अब मैंने एक ऑब्जेक्ट डिसाइड किया, माय ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। मैंने क्या एक ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, माय ग्रैंड पेरेंट। अब मुझे अपनी फैमिली की हायरार्की इस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से कि पेरेंट है ना, पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स के जो सिबलिंग्स होंगे, जो आपके जो कुछ भी हो सकते हैं, जो भी बुआ जी और जो ताऊ जी चाचा ये जो सब होते हैं, ये इस हायरार्की में फर्स्ट लेवल पर आ गए, राइट राइट, ये हायरार्की में आ गए। फिर अब हायरार्की में आप आ गए, आपके सिबलिंग्स आ जाएंगे। अब फिर हायर उसके बाद आपके चिल्ड्रंस आ जाएंगे सिबलिंग्स में। तो हमने क्या चूज किया, ग्रैंड पेरेंट को एज एन ऑब्जेक्ट चूज किया। अब इस ग्रैंड पेरेंट के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग करेंगे, राइट हम अब इस सेंटर एलिमेंट के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर या पूरी की पूरी वेबसाइट की मॉडलिंग करने वाले हैं, यानी कि हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में जब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तब हम स्टार्टिंग फेज में मॉडलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई भी आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको उस वेबसाइट का होम पेज बनाना जरूरी है। आप पूरी वेबसाइट खोलेंगे, होम पेज आएगा, राइट। अब उस होम पेज में अलग अलग टैब्स हो सकती है, एग्जामिनेशन, सिलेबस, एडमिशन, कॉन्टैक्ट अस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि अब हम मॉडलिंग जब करेंगे, उसको जो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने डेटाबेस में, तब हम इस होम टैब, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इज व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नथिंग बट अब हमको जो रिप्रेजेंटेशन करना है that will be regarding our respective an object। एक हम रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट लेंगे, रिलेशंस नहीं बना रहे, टेबल्स नहीं बना रहे, हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट के बेसिस पर उसको मॉडल करेंगे, किस तरीके से आपका पूरा सॉफ्टवेयर अरेंज किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, किस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर के कोई कोई एलिमेंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। बेसिकली हम उसका एक प्रॉपर चार्ट क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग की जाएगी, राइट ठीक है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। वैभव मैंने अभी इतनी देर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग ही बताया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, जो सिंपल जो मैं बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखिए बस। यहाँ पे नाम में आ गया ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, बस वो सिंपल यही चीज है। ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखिए, पूरी की पूरी जो डेटा फ्लो डायग्राम आप क्रिएट करेंगे, जिस तरीके से आपकी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट वर्क करेगी, डेटाबेस वर्क करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू करेगा। रिलेशनशिप्स यहाँ पे अब नहीं इंक्लूड कर रहे हम, राइट। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, और सारे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू। लाइक फॉर एग्जाम्पल द रीजंस टू मॉडल अ सिस्टम बिफोर राइटिंग द कोड। आपको कोड को मॉडल करना क्यों जरूरी है, कम्युनिकेशन में देख लो या एब्स्ट्रैक्शन में देख लीजिए, यानी कि सिंपल इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं, क्योंकि देखो इतना सारा डेटा प्रेजेंटेशन में मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग अगर आप लोग कहीं और से डेटा नहीं रीड कर रहे हो, राइट, कहीं और से इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब कोई आपने नोट्स में इसी प्रेजेंटेशन को होल एंड सोल माना है, अगर ऐसे प्रेजेंटेशन इज मेड कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है सबका, राइट, बट मैंने इसमें ज्यादा डेटा इंक्लूड इसलिए कर रखा है सो दैट अगर आप इसी में से पढ़ रहे हैं तो दैट दिस पर्टिकुलर डेटा विल बी
sufficient for your examination purposes, right? कभी होता है हम सिर्फ एक लाइन पढ़ लेते हैं और वो एक लाइन एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए काफी नहीं होती है, ठीक है? तो हम बेसिक एग्जाम्पल्स और प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि आई नो यू ऑल कि आप लोग ज्यादा मेहनत नहीं करोगे कि नोट्स ढूंढ लें या क्या। एग्जामिनेशन में बुक्स में से बहुत रेयर स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो टीचर्स के दिए गए नोट्स होते हैं, उसी में से पढ़ते हैं, एंड दैट विल, वो सफिशिएंट नहीं होता है स्पेशली फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आई कैन से कि चलो ठीक है, वो कंसेप्ट हमने समझ लिया, फिर फॉर लूप इफ लूप उसका सिंटेक्स याद हो गया एंड ऑल ऑफ दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में यू नीड टू नो अबाउट इट्स कंसेप्ट इन डिटेल, है ना? एंड फॉरमोस्ट थिंग, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रॉपरली उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को फ्रेम करना आना चाहिए, उसको बताना आना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं हो कि आपने एक लाइन में उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या है, दिमाग में आपको सब पता है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, ईआर मॉडल क्या होते हैं और डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है, ये आपको पता है, लेकिन आप उसको फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, आप उसको राइट नहीं कर पा रहे हो, तो इट विल बी ऑफ नो यूज, है ना? जब तक आप, हमें उसको लिखना नहीं आ रहा है, उसको फ्रेम करना नहीं आ रहा है, तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं है। फाइन, तो उसको फ्रेम करना आना चाहिए, इसलिए आई एम इंक्लूडिंग ऑल द बेसिक कंटेंट इन दीज प्रेजेंटेशंस, सो दैट अगर आप एग्जामिनेशन में सिर्फ प्रेजेंटेशंस पे रिलाई, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बुक का कंटेंट पढ़ना चाहिए, आई सजेस्ट, मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ सबको, लेकिन अगर कोई बच्चे नहीं कर रहे कष्ट, तो आप प्रेजेंटेशन के कंटेंट में से अगर पढ़ रहे हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू ऑल, राइट? ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मॉडल करना ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मॉडल करना क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजर्स टिपिकली कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोड, users typically cannot understand programming language or code. Model diagrams can be more understandable and can allow user to give developer feedback on the appropriate structure of the system. The key goal of object oriented modeling is the semantic gap between the system and real world by using terminologies that is same as the functions that users perform. Modeling is an essential tool to facilitate achieving this goal. हम बोल रहे हैं कि जैसे कम्युनिकेशन में हमको प्रॉब्लम आ सकती है विदाउट मॉडलिंग, क्योंकि डेवलपर्स ने जो कोड यूज किया है, राइट, वो जरूरी नहीं है हर यूजर को, हर क्लाइंट को, कस्टमर को समझ में आए, है ना? अब मुझे अगर बताना है, मैंने डेवलपर, एज एन डेवलपर मैंने यहाँ पे एक कोड यूज में ले लिया और मैंने बोला होम टैब आएगी, उसके बाद में कॉन्टैक्ट टैब आएगी, वहां पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। अब यूजर को तो प्रॉपर तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? ईआर डायग्राम्स मैंने तुम्हें समझाए थे लास्ट ईयर में, इस साल फिर है, आप पढ़ लोगे उसको, है ना? अब यहाँ पे वही रिप्रेजेंटेशन की बात आ गई कि आपका जो वेबसाइट है, जो टूल है, जो डेटाबेस है, उसका रिप्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर इनफ सो दैट कस्टमर्स एंड क्लाइंट कैन अंडरस्टैंड दैट। जरूरी नहीं है कि प्रोग्रामर ने बना दिया है, अब उसको यूज तो यूजर ही करेगा ना, प्रोग्रामर ने तो उसको सिर्फ कोड किया है, राइट? उसको यूज तो यूजर को ही करना है, जब तक उसको समझ नहीं आया तब तक प्रोग्रामर का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? तो इसलिए हमारी मॉडलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट फैसिलिटेट अचीविंग द गोल। प्रॉपर जो गोल है हमारा उस सॉफ्टवेयर को बनाने का, डेटाबेस को बनाने का, वेबसाइट को बनाने का, वो अचीव हो जाए। की पॉइंट है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन। अ गोल ऑफ मोस्ट सॉफ्टवेयर मेथोलॉजीज इज टू फर्स्ट एड्रेस what questions and then address how questions. That is, first determine the functionality the system is to provide without consideration of implementation constants, and then consider how to take this abstract description and refine it into implementable design and code given constraints such as technology and budget. Modeling enables this by allowing abstract description of processes and objects that defines the essential structure and behavior. Yes, anyone, किसी को abstraction का मतलब याद है क्या? तुम लोगों ने इसको पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्शन को, C++ में भी इसका एक की फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब तुमने पढ़ी होगी, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड दिस, सबने देखा होगा। एनीवन, किसी को याद है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब? व्हाट डज दिस मीन्स? वेरी गुड, डेटा को हाइड करना, राइट?
ठीक है, सिंपल हम बोल रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो अनवांटेड जो डिटेल्स हैं वो डेटा से छुपाई जाए, राइट। ये दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दीज डेज, क्योंकि हम एज एन डेवलपर बहुत बड़ा कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस कोड को हम यूजर को पूरा का पूरा कोड बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से दिखाएं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। हमको यूजर को सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाना है जो उसके काम की चीजें हैं, बाकी का कोड मुझे उसको यूजर को नहीं दिखाना है, राइट। तो ये हमारे मॉडल का भी बहुत बेसिक सा फंडामेंटल हो सकता है कि मुझे यूजर को पूरी की पूरी कोडिंग नहीं दिखानी कि किस तरीके से मैंने अब कौन सा होम टैब में मैंने कितने पेजेस क्रिएट करे हैं, होम टैब के बाद सिलेबस टैब में क्या कंटेंट आता है। बस यूजर को अपना जो फील्ड का पार्ट है ना, वो उसको एक मॉडल डायग्राम से समझ आ जाए कि वो उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज में ले सकता है। ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर के या डेटाबेस के या वेबसाइट के भले ही बहुत सारे यूजेस हों, लेकिन जो टारगेट ऑडियंस है उसको उसका यूज ही समझ आए। ठीक है, उसको उसका जो काम करना है उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना। ओके, यस। देन आ जाता है आपके पास, ये तो हमारे सिंपल मॉडलिंग के की फीचर्स हो गए कि क्यों मॉडलिंग जरूरी है। डिजाइनिंग किस तरीके से की जा सकती है और उसका पर्पस क्या है वो अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग डिजाइनिंग क्या है ये मैंने तुम्हें बता दिया कि बेसिकली उसका एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसके मॉडल बनाना, आपके सॉफ्टवेयर का मॉडल बनाना या अपने सॉफ्टवेयर या कोई भी डेटाबेस का मॉडल बनाना, किसी भी पर्टिकुलर हम उसको एक रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, right? Intention of object oriented modeling is to learn how to apply object oriented concept to all the stages of software development life cycle. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जैसे प्लानिंग फेज, उसके बाद कोडिंग फेज, उसके बाद डिप्लॉयमेंट फेज, उसके बाद सॉरी टेस्टिंग फेज आता है, देन डिप्लॉयमेंट फेज, देन मैनेजमेंट फेज, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर का, जब स्टार्टिंग में प्लानिंग की जाती है, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, उसके बाद कोड बनाया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है कि ये प्रॉपरली जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरीके से कोड बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है, देन मैनेज किया जाता है। तो हर एक स्टेज में, हर एक फेजेस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड डिजाइन। ठीक है, and design is a way of thinking about problem using organized around real world concept. Fundamental construct is the object which combines both data structure and behavior, right? हमारा जो बेसिक सा कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है हमारा मेन, कि हम अपने वेरी गुड वैभव, हाँ सही बोल रहे हैं बिल्कुल, राइट। तो हम बेसिक कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यही है कि हम अपने जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं उसके साथ में इंटरैक्ट कर सके एक बेहतर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में, रेदर देन एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, रैंडम तरीके से, राइट। एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में एक ऑब्जेक्ट को कंसिडरेशन में लेके, फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट हमारा ऑब्जेक्ट ही रहने वाला है, उसको यूज में लेके हम अलग अलग तरीके के मॉडलिंग करेंगे, अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग करेंगे, एंड उससे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। हमारा पर्पस क्या है, मॉडल पर्पस क्या है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का? टेस्टिंग अ फिजिकल एंटिटी बिफोर बिल्डिंग इट, मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि कोई भी डेटा एंटिटी को हम क्रिएट करने से पहले उसको मॉडल में कन्वर्ट करने पर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। इफ दिस, अगर ये ट्रू है तो ये आउटकम होगा, ये फॉल्स है तो क्या आउटकम होगा, राइट। जैसे आपने सी पढ़ी होगी सबसे फर्स्ट ईयर में, जब आपने सी पढ़ी थी तो सी पढ़ने से पहले आपने डेटा फ्लो डायग्राम पढ़े थे, है ना। कोड लिखने पे पहले हम कंडीशन को हम इस तरीके से डायलॉग बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, फॉल्स होगा तो कुछ और प्रिंट होगा, राइट। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस तरीके से आपने जो पूरा कोड था इस तरीके से डेटा फ्लो डायग्राम में आपने उसको बनाया था इनिशियली सी पढ़ने पे, जब आपने कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले सीखी थी, राइट। तो ये जो चीज थी इसे ही हम मॉडलिंग कहते हैं। हम जो भी काम करने वाले हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर लें,
राइट, ताकि उसका जो भी काम है वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट हो जाए, उस एंटिटी को बनाने से पहले हम उसको टेस्टिंग कर लें। राइट, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डेवलपर्स जो कोड लिखते हैं दैट इज नॉट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड, राइट। उसको कम्युनिकेट करवाने के लिए यू नीड टू हैव सम प्रॉपर मॉडलिंग कंसेप्ट, यू नीड टू हैव सम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट। अगर आपने उसको आसान भाषा में रिप्रेजेंट किया हुआ है या मॉडल किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट को सेंटर फंडामेंटल लेके, तो यूजर जो है जो उस डेटाबेस को जो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उनके साथ में कम्युनिकेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, विजुअलाइजेशन इंक्रीज होएगा। हमारा बेसिक पर्पस ये भी हो सकता है कि हमारा जो पूरी की पूरी जो भी वेबसाइट आप बना रहे हो, मान लीजिए आप एक ऐप बना रहे हो लाइक जस्ट लाइक जोमैटो या स्विगी या शॉपिंग ऐप बना रहे हो, मिंत्रा, कोई भी ऐप बना रहे हो, आगे अगर एंड्रॉइड जावा सीख लेते हो तो, है ना। तो कोई भी ऐप अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होना चाहिए आपके दिमाग में कि मेरी ऐप में ये की फीचर्स होंगे, जो कस्टमर्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर करने के लिए मैं एक पेज बनाने वाला हूँ, या फिर ऑर्डर करने के लिए मैंने एक पेज बना लिया, उसमें एक फर्दर पेज जो हेल्प के लिए अवेलेबल होगा, जो चैट सपोर्ट होगा वो अवेलेबल होना चाहिए, माय ऑर्डर्स में हिस्ट्री पता चलनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने अपने ब्रेन में विजुअलाइज कर लिया यूजिंग दीज मॉडलिंग कंसेप्ट, राइट। तो उसको क्रिएट करने से पहले आई कैन विजुअलाइज माई होल सॉफ्टवेयर, माई होल एंड्रॉइड एप्लीकेशन, राइट। तो ये विजुअलाइजेशन के कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम अपने डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही बेहतर तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं उसको मॉडल नहीं करूं तो मैं कंफ्यूज ही रहूंगी कि मुझे कौन सा पीस ऑफ कोड कब रन करवाना है, इस पीस ऑफ कोड को रन करवाने के बाद क्या आउटपुट हमें मिलेगा, क्या आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि हम अगर मॉडलिंग करवा रहे हैं तो हमारे जो पूरा कोड है, पूरा जो सॉफ्टवेयर है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बाय डिफॉल्ट डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के की कंसेप्ट पर